शुभ प्रभात बेटा, आप सब कैसे हो? बोर्ड की तैयारी अच्छे से चल रही है बेटा। मैं इसके पूर्व वीडियो में भारतीय संस्कृति को पढ़ाया था, जिसको हमने प्रथम भाग के नाम से लिया है। आज हम उसके द्वितीय भाग को पढ़ाएंगे। भारतीय संस्कृति क्या है, कोई भी व्यक्ति हमारी संस्कृति को कैसे जान सकता है और हम अपनी संस्कृति को कैसे आगे ले जा सकते हैं, क्या बदलाव कर सकते हैं, इन सभी बातों का यहाँ पर लेखक ने वर्णन किया है। कुछ विषयों का आपने अध्ययन किया। आज हम आगे का विषय वर्णित करते हैं, आइए देखते हैं। लेखक ने कहा कि वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उदंड परिणामों से अपने को सुरक्षित रखकर हम उनका उपयोग अपनी रीति से किस प्रकार करें, इस बारे में दो बातों का हमें बराबर ध्यान रखना है। बड़ा महत्वपूर्ण विषय उन्होंने कहा कि यदि हमें वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उदंड परिणामों का, जो कि उदंड परिणाम आपके सामने प्रत्यक्ष है, क्योंकि एक देश दूसरे देश से आगे बढ़ने की होड़ में है, वो नए नए परमाणु, नए नए न्यूक्लियर बमों का जो है खोज कर रहा है, यानी अपने आप को वह आगे दिखाने की दृष्टि से। तो ये वैज्ञानिक और औद्योगिक, ये दो कारण हैं और ये दोनों उदंड हैं। इनका विकास तो हम कर रहे हैं, लेकिन इनके विकास का जो परिणाम है वह दुष्परिणाम है, अर्थात उसका परिणाम बहुत खराब आने वाला है। तो कहा कि जो उदंड परिणाम है, ऐसे परिणामों पर हमें चर्चा करना, अपने विकास पर नहीं। कहा कि जिससे हमारा विनाश होने की संभावना हो, का ऐसे विषयों पर हमें ध्यान देना चाहिए और अपने को सुरक्षित रखकर हम उनका उपयोग करें और अपनी रीति से किस प्रकार करें, अपनी जो एक परंपरा है, जो एक व्यवस्था है, उसके अनुसार कैसे करें। इस बारे में दो बातों का हमें ध्यान रखना होगा। पहली बात यह है कि हर प्रकार की प्रकृतिजन्य और मानवकृत विपदाओं के पड़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई। अर्थात वो कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों के ऊपर प्राकृतिक, जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न है, प्रकृतिजन्य माने जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न है, और मानवकृत माने जो मनुष्य द्वारा उत्पन्न है। कहा कि ये आप विपदाएं, यानी ये आपदाएं हैं, कुछ तो प्रकृतिजन्य है और कुछ मानवकृत हैं। कहा ये दोनों आपदाएं हमारे ऊपर आती हैं, तो कहा कि पढ़ने पर हम लोगों की जो सृजनात्मक शक्ति है, सृजनात्मक शक्ति माने उन्नति की जो शक्ति है, यानी हमारे विकास की जो शक्ति है, वह हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें कोई कमी न आए, चाहे वह प्रकृति से हमें आपदा आए, चाहे मानवकृत बनाए गए साधनों से हमें आपदा आए। लेखक ने कहा कि हमें ऐसे विषयों पर संतुलन बना के रखना है। हमें अपनी सृजनात्मक शक्ति को कम नहीं होने देना है, बल्कि हमें अपने विकास को निरंतर आगे बढ़ाना है। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे। कहा हमारे देश में बहुत से साम्राज्य बने और फिर वो समाप्त हो गए। विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ। विभिन्न संप्रदाय हमारे देश में आए, उनका विकास भी हुआ और उनका पतन भी हुआ। हम विदेशियों से आक्रांत और पददलित रहे, अर्थात हम विदेशियों के आक्रमण से हमेशा पीड़ित रहे और अपने पद से पदच्युत हो गए, अर्थात हमें अपने योग्यता के अनुसार जो पद मिलना चाहिए, जो स्थान मिलना चाहिए, वो हमें स्थान नहीं मिला। हम पर प्रकृति और मानवों ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए, अर्थात प्रकृति और मानव दोनों लोग मिलकर के अनेकों बार हम सभी के ऊपर विपत्तियां उत्पन्न कर दी, पर फिर भी हम लोग बने रहे। हमारे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमारी स्थिति आज भी बनी रही, हमारी संस्कृति बनी रही, हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही। इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई। हम अपने दुर्दिनों, अर्थात जो अत्यंत दुख के दिन थे, कठिनता के दिन थे, का ऐसे में भी हम मनुष्यों, विद्वानों और कर्मयोगियों जो परिश्रम करते हैं, कहा ऐसे लोगों को पैदा कर सके, अर्थात ऐसे लोगों का सृजन भी हमने किया, उनका निर्माण भी किया, जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते हैं। अर्थात वो कहते हैं कि संसार के इतिहास को यदि हम देखें तो वह किसी युग के, यानी युग वर्ष नहीं, युगों के वह अत्यंत उच्च आसन पर बैठे हुए अधिकारी होते हैं। ऐसे लोगों का भी हमने निर्माण किया, जबकि विदेशी शक्तियां हमारे ऊपर निरंतर प्रभावी रहीं, हमें निरंतर परेशान करती रहीं। आगे लेखक ने कहा
कि अपनी दासता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मठ धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी को, रविंद्र जैसे विद्वान को, अरविंद तथा रमण महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया, अर्थात इनका जन्म हुआ। हमारे इसी मातृभूमि पर, इसी भारत की पृष्ठभूमि पर ऐसे विद्वानों का, ऐसे क्रांतिकारियों का, ऐसे महर्षियों का जन्म हुआ। उन्हीं दिनों हमने ऐसे अनेक उद्भट विद्वान भी उत्पन्न किए। उद्भट कहने का मतलब अलौकिक, जिनकी तुलना सामान्य विद्वानों से नहीं की जा सकती। वैज्ञानिक भी पैदा हुए, विद्वान और वैज्ञानिक दोनों पैदा किए, जिनका सिक्का संसार मानता है, अर्थात जिनके ज्ञान का महत्व संसार समझता है, महत्व देता है। जिन हालातों में पकड़ संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गईं, कहा जिन हालातों में पढ़ करके, कहा ऐसी ऐसी हालात, ऐसी ऐसी समस्याएं जाती थीं कि संसार की कई जातियां तो अपने आप नष्ट हो गईं। उनमें हम न केवल जीवित ही रहे, वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके। अर्थात वह कहाँ चाह रहे हैं लेखक कि ऐसी परिस्थितियों को सहन करते हुए भी हम आध्यात्मिक और बौद्धिक दोनों का गौरव बनाए रखे, दोनों में कमी नहीं होने दी है। उसका कारण यही है कि हमारी सामूहिक चेतना, कहते हैं ना कि हम सभी भारतीय, अलग अलग धर्म, संप्रदाय, वेशभूषा, वाणी होते हुए भी हम सभी एक ही भारतीय हैं। जैसा कि पुर्राज ने सिकंदर से कहा था, तो वही विषय है कि हम सब अलग अलग होते हुए भी एक हैं। तो कहा इस जो हमारा ये बौद्धिक और आध्यात्मिक गौरव का ह्रास नहीं हुआ, उसका कारण यही था हमारी सामूहिक चेतना। ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है हमारी भारतीय संस्कृति, जो पहाड़ों से भी मजबूत है, समुद्रों से भी गहरी है और आकाश से भी ऊंची है। ऐसी है हमारी भारतीय संस्कृति। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता को बताया उन्होंने, कहा कि इसकी जो आधार है वह नैतिकता की है, और मजबूती जो है पहाड़ों जैसी है, और गहराई समुद्र की जैसी है, और इसकी व्यापकता आकाश की जैसी है। इसलिए इसमें हम सभी भारतीय, हम अपने संस्कृति का पालन करते हुए कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखते। यही है भारतीय संस्कृति की विशेषता। दूसरी बात उन्होंने कहा कि संबंध में विचारणी है। हम सभी को इस संबंध में विचार करना चाहिए, क्या कि वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। संस्कृति हमारी और हमारी सामूहिक चेतना यही हमारे देश का प्राण है। इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। कहा यही हमें विचारणी है। ऐसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर, ग्राम, हमारे प्रदेश, संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में एक दूसरे से बंधी हुई हैं, वे कभी अलग नहीं हो सकती। जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वेशभूषा, रहन सहन सब कुछ अलग अलग है, फिर भी हम सब संस्कृति और सामूहिक चेतना के कारण एक सूत्रता में बंधे हुए हैं। वहां उन सब में यह एकता है, यह एकता दिखाई देती है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवी के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए, तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया। यानी महात्मा गांधी भी इस विषय को समझ पाए कि हमारे देश के जो प्राणी हैं, हमारे देश के जो निवासी हैं, कहा वह अलग अलग धर्म संप्रदाय के होते हुए भी, वेशभूषा को पहनने वाले होते हुए भी वे सभी क्या हैं, एक है। इसलिए इस विषय को महात्मा गांधी ने अच्छी तरह से समझ लिया। अहिंसा, सेवा, त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा है। जनसाधारण के हृदय में उनकी धड़कती चेतना को क्रांति की शक्ति बनाने में ही बापू की दूरदर्शिता थी। अर्थात वो बहुत पहले से बहुत कुछ समझ जाते थे और इसी में उनकी सफलता थी, और इसी के कारण आज हम आप सभी स्वतंत्र हैं। यानी उनके परिश्रम का, उनकी त्याग का महत्व है। वे अहिंसा, सेवा और त्याग, इन तीनों के माध्यम से अपनी संस्कृति को जीवित रखा, अपने देश की संस्कृति को सुरक्षित रखा, जिससे आज हमारा देश संसार के पटल पर प्रथम स्थान को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो रहा है। आगे लेखक ने कहा कि मैं तो यही समझता हूं क्या कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्याय और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है कि वह फिर से अत्याचार और फिर से अन्याय उसी तरह से हो, तो कहा कि जिनके द्वारा आज से सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, कहा तो हमें
अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। अर्थात उसके पीछे वैयक्तिक लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर क्या होनी चाहिए, वैयक्तिक त्याग होना चाहिए, सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। ऐसा हमें सोचना चाहिए, इस तरह का हमें विकास करना चाहिए। वैयक्तिक स्वार्थ के लिए, वैयक्तिक कहने का मतलब अपने लाभ के लिए, अपने भोग की भावना के लिए हमारी यदि विचारधारा प्रधान होगी तो कहा कि हमारा कभी भी और न हमारे देश का कभी भी विकास हो सकता है। आगे उन्होंने कहा वैयक्तिक स्वार्थों और स्वत्वों पर जोर न दे करके, अपने वैयक्तिक स्वार्थ और हित को जोर न दे करके हमें क्या करना चाहिए, वैयक्तिक कर्तव्य करना चाहिए। अर्थात एक जो व्यक्ति का कर्तव्य है उस पर उसे अडिग होना चाहिए, उसके लिए उसे तत्पर होना चाहिए। सेवानिष्ठ पर जोर देना चाहिए, अर्थात सेवा की भावनाओं पर हमें जोर देना चाहिए, ताकत देनी चाहिए। और हमारी प्रत्येक कार्रवाई इसी तराजू पर तौली जानी चाहिए कि हमारा वैयक्तिक कर्तव्य क्या है, हमारा व्यक्तित्व क्या है, हमारी सेवा जो भावना है वो कैसी है। कहा जब ये दोनों सक्रिय होंगे तो कहा हम अपने जीवन में, अपने विकास में, अपने देश के विकास में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। आगे क्या कहा उन्होंने, किसी भी क्रिया में के पीछे जो भावना निहित होती, जो कोई भी क्रिया है, जो भी कोई कार्य है, उसके पीछे जो हमारी भावना निहित होती है का उसका बड़ा प्रभाव हुआ करता है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई करना एक आपकी क्रिया है और इस क्रिया के पीछे एक भावना आपकी निहित है, क्या कि हमारा जो रिजल्ट हो बहुत अच्छा हो, बोर्ड में हमें अच्छे अंक मिले। तो कहा कि उन्होंने बताया कि जब ये मन में हमारे चलता है तो उसका जो परिणाम होता बहुत अच्छा होता है। इसीलिए आप अपने विषय में जो सोच रहे हैं, अपने परीक्षा के विषय में, अपने पढ़ाई, बड़ा अत्युत्तम है, यही इसी का परिणाम अच्छा होगा। जो स्वतंत्र रूप से सो रहे हैं, अरे अभी तो बहुत समय हम पढ़ लेंगे, तो कहा वो कभी भी अपने उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते, उनको अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिले। यद्यपि देखने में क्रिया का रूप एक ही क्यों न हो, यानी क्रियाएं हो सकता है अलग अलग होते हुए भी एक हमें दिखाई दे। एक छोटे से उदाहरण के द्वारा बात को हम स्पष्ट कर सकते हैं। लेखक ने कहा एक सम्मिलित परिवार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति इस नैतिक भावना से काम करता है कि उसका कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, कि सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक वह सुख पहुंचा सके और प्रत्येक व्यक्ति पूरी शक्ति लगाकर जितना भी उपार्जन किया जा सकता है करता है। यानी उसका परम लक्ष्य था, उसका परम उद्देश्य था कि ये जो सम्मिलित परिवार है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना नैतिक कर्तव्य है, नैतिक भावना है और सभी व्यक्तियों का एक ही उद्देश्य है कि सभी को सुख पहुंचाना और प्रत्येक व्यक्ति पूरी शक्ति के साथ उसके पीछे परिश्रम करता है, लग जाता है। आपका एक ही उद्देश्य है कि हम यदि सफल हो गए, अच्छे अंक प्राप्त कर लिए, तो हमारा जो परिवार है वह श्रेष्ठ बन सकता है। वह अपने जो उसकी एक जिज्ञासा है हमारे प्रति, कहा कि वह उससे और हमें पढ़ने के लिए और हमें आगे बढ़ने के लिए सहयोग करेगा। ऐसी भावना होनी चाहिए। कहा सबका सामूहिक उपार्जन मान लीजिए कि एक रकम होती है। उन्होंने एक उदाहरण लिया कि सभी सामूहिक लोगों का जो कार्य करने से जो हमें परिणाम प्राप्त हो रहा है वह कुछ रुपए हैं। रकम का भाव यहाँ रुपए पैसे से है। तो कहा कि जिससे अधिक उपार्जन करने की शक्ति परिवार में नहीं है, अर्थात वह सर्वश्रेष्ठ उत्पादन का भाव रखा गया कि इससे ज्यादा हमारा पूरा परिवार मिलकर के उत्पादन नहीं कर सकता। कहा उसी परिवार का प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से काम करता है कि उसको अपने सुख के लिए अधिक से अधिक उपार्जन करना चाहिए। देखिए व्यक्ति की दृष्टि की बात कहा उन्होंने, लेखक ने, बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि उपार्जन करता हो तो सभी व्यक्तियों का सामूहिक उपार्जन उतना होगा जितना कि प्रथमोक्त स्थिति में और सामूहिक संपत्ति दोनों स्थितियों में बराबर होगी और उसका बराबर बंटवारा कर दिया जाए तो प्रत्येक को बराबर ही सुख होगा। यानी कह रहे हैं कि जो सामूहिक व्यक्तियों का जो सामूहिक उपार्जन है, कहा उसमें प्रथमोक्ति है। प्रथमोक्ति क्या है, स्थिति में और सामूहिक संपत्ति दोनों स्थितियों में बराबर होना चाहिए। अर्थात ये नहीं कि है सामूहिक कार्य, कोई अपना हित साध लिया और कोई अपना किसी तरह से जीव को उपार्जन कर रहा है। तो कहा ऐसा नहीं, क्योंकि जब वह सामूहिक रूप से होगा तो दोनों स्थितियों में उसकी जो स्थिति होगी कैसी होगी, बराबर होगी, बराबर का बंटवारा होगा और प्रत्येक व्यक्ति सुखी होगा। पर इन दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है। यह पड़ जाएगा कि पहली स्थिति में संघर्ष का कोई भय नहीं है और क्योंकि केवल अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है
और दूसरों में संघर्ष अनिवार्य है, क्योंकि प्रत्येक अपने लिए ही कर रहा है। हम समझते हैं कि हमारी संस्कृति का ये तकाजा है, ये तरीका है कि पहली स्थिति में हम अपने को लाएं, यही संसार का संघर्ष मिटाना है। तो उसी भावना को सर्वमान्य बनाना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता, संघर्ष चाहे वह व्यक्ति व्यक्ति के बीच का हो, चाहे देश देश के बीच का हो, चाहे वह वर्तमान, रहेगा ही। अर्थात वह समस्या हमेशा बनी रहेगी, वह कभी उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। यानी लेखक ने बहुत महत्वपूर्ण लाइन को समझाया यहाँ पर। उन्होंने कहा हमारी संस्कृति के एक तकाजा है क्या, कि पहली स्थिति में पने को लाएंगे। यदि संसार का संघर्ष मिटाना है तो उसी भावना को सर्वमान्य बनाना होगा, अर्थात अपने को पीछे नहीं रखना होगा कदम। कहा जब तक ऐसा नहीं होता है तो हम चाहे जितना संघर्ष कर लें, चाहे वह व्यक्ति व्यक्ति के बीच का हो, चाहे देश देश की किसी भी स्थिति में हो सकता है, लेकिन व्यक्ति के अंदर क्या होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प भावना होनी चाहिए, जिससे कि हम उस विशिष्ट स्थान को प्राप्त कर सकें, हम अपने कर्तव्य को पूर्ण कर सकें। तभी यह हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि चाहे वह व्यक्ति व्यक्ति के बीच का हो, चाहे देश देश के बीच का हो, चाहे वर्तमान, रहेगा ही। तो कहा कि हमें इस विषय पर विशेष ध्यान देना है कि हमारी संस्कृति का विकास किन परिस्थितियों में हुआ है और इसे हमें आगे कैसे ले जाना है। आगे लेखक ने बड़ा महत्वपूर्ण विषय बताया बेटा। कहा आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। यानी उन्होंने बताया कि जो हमारा विज्ञान है, कहा वह मनुष्य हम सभी के हाथों में एक अद्भुत और अतुल शक्ति दे रखा है, आश्चर्यचकित कर देने वाली, और जिसकी तुलना किसी दूसरे से नहीं की। कहा ऐसी अतुलनीय, आश्चर्यचकित कर देने वाली शक्ति को दे रखा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष, कहा एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष माने विकास, उन्नति, और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता ही रहेगा। अर्थात जो हमारी ये शक्ति है, अद्भुत और अलौकिक, अतुलनीय, कहा कि इन दोनों का एक ही लक्ष्य है कि एक व्यक्ति और समूह का उत्कर्ष हो और दूसरे व्यक्ति और समूह का विनाश हो, उसका उन्नति न हो, उसका विकास न हो। कहा यही उद्देश्य रहता है। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है, और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा, यानी कुछ ऐसी हमें व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ऐसी भावना को जगाना है कि जिससे हमारा और पूरे परिवार का, पूरे समाज का विकास हो। एक व्यक्ति और एक समूह के विकास से दूसरा व्यक्ति दूसरे समूह को गिराने से नहीं हो सकता है। अर्थात जब हम सभी एक साथ बढ़ेंगे तो संपूर्ण समाज, संपूर्ण देश, संपूर्ण प्रदेश एक साथ आगे बढ़ेगा और देश की उन्नति होगी। कहा कि उन्होंने जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग वासना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकारी नहीं होती है। कहा कि जब तक मनुष्य के विचारों पर, मनुष्य के शक्ति पर नैतिकता की शक्ति नहीं काम करती है, तब तक वह कल्याणकारी नहीं होती है। वह नैतिक अंकुश यह है, चेतना या भावना ही दे सकती है। वह नैतिक अंकुश क्या दे सकता है, एक चेतना दे सकती है, भावना दे सकती है। वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकते हैं, अर्थात वही उस शक्ति को विकसित कर सकता है। उपयोग, उसके उपयोग को नियंत्रित भी, कहा उसको विकसित भी कर सकता है और उसे नियंत्रित भी कर सकता है। ये सबसे बड़ा विषय है। आगे उन्होंने क्या कहा कि वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न, समन्वय माने मिलने के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारनी है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा भी सुंदर है, आनंदप्रद है। कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। यानी लेखक ने कहा कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, का वह भारतीय संस्कृति तमाम प्रश्नों के अतिरिक्त एक समन्वय के भाव को विचार प्रस्तुत करती है, भाव को प्रकट करती है। भारत की प्रत्येक प्रादेशिक जो भाषा है वो बड़ी सुंदर है, आनंदप्रद है। कहा ऐसा अपनी कृतियों के माध्यम से उसका रसास्वादन कराते हैं विद्वज्जन। कहा कि मैं समझता हूं कि इस बारे में दो विचारणी बातें हैं। क्या ये इस संबंध में यह उचित न होगा प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संघ लिपि और देवनागरी में भी छपवाने का आयोजन करें।
बड़ा महत्वपूर्ण विषय उन्होंने कहा कि क्या इस संबंध में यह उचित नहीं होगा, अर्थात वह सलाह लेना चाह रहे हैं कि प्रत्येक भाषा साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संघलिपि अर्थात देवनागरी में भी छपाने का आयोजन करें। मुझे विश्वास है, आगे लेखक ने कहा, मुझे विश्वास है कि कम से कम जहां तक उत्तर की भाषाओं का संबंध है, यदि वे सब अपनी कृतियों को देवनागरी में भी छपवाने लगें तो उनका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत में लोग आसानी से ले सकेंगे, क्योंकि इन सब भाषाओं में इनका साम्य है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता तो दूसरी भाषाओं की कृतियों को स्वल्प परिश्रम से समझा जाए। अर्थात वह कहना चाह रहे हैं कि जो उनका विचार है, जो उनकी सोच है, वो यही है कि हम सभी प्राणियों को अपने आचरण को सुव्यवस्थित करके आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ऐसी संस्था की भी स्थापना हमें करनी चाहिए कि जो इन सब भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला, उसका अनुवाद आरंभ करे, अर्थात कहीं पर जाने की जरूरत न हो, उसी संस्था से सब कुछ प्राप्त होने का वर्णन प्राप्त हो। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है, अर्थात सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है अपने आप, तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी। क्या सहूलियत होगी कि साथ ही वह संगम साहित्यकों को प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकते हैं। यानी साथ देखिए कि हमें अपने संस्कृति को, अपने जीवन शैली को और कैसे आगे बढ़ाना है, तो कहा कि उसके लिए हमें साहित्यों का प्रोत्साहन करना पड़ेगा। अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सृजन करने में भी पर्याप्त अच्छा कार्य नहीं किया जा सका। साहित्य संस्कृति का एक व्यक्त रूप है। क्या है व्यक्त रूप? कि उसके दूसरे रूप गान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि में देखे जाते हैं। अर्थात वह जो कार्य कर, कहा वह अकेले नहीं, कहा कि वह तो गान करना, नृत्य करना, चित्रकला करना, वास्तुकला, कहा मूर्तिकला इत्यादि में देखे जाते हैं। अर्थात इन सभी दृष्टियों से उनको शिक्षा दी जाती है। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है। यानी भारत की जो व्यवस्था है कि सभी को एक सूत्रता में बांध रखें और इन सब कलाओं को हम प्रदर्शित करने दें, अर्थात समाज में आने दें। यानी दूसरी बात यह है कि ऐसी संस्थाएं की स्थापना की जाए जो इन सब भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करें। यानी उन्होंने बहुत बड़ी बात को कहा कि हमें ऐसी संस्थाओं की भी स्थापना करनी चाहिए जो देश विदेश की जो भाषाएं हैं उनका लोग आसानी से आदान प्रदान कर सकें, अपने कार्य को कर सकते हैं। कहा यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है तो क्या हो जाएगा? कहा इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी, अर्थात सबसे अच्छा कार्य होगा कि सभी भारतीय भाषाओं का जो प्रतिनिधित्व करने वाला है वह सांस्कृतिक केंद्र है। कहा कि इस तरह से यदि वह कार्य मिल जाए तो कहा कि जिसके द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष का संपूर्ण संस्कृति का विकास अवश्य होगा। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाए तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी, साथ ही वह संगम साहित्यों को प्रोत्साहन भी कर सकेगा और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सृजन करने में भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि वह संगम साहित्य को प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा तो अच्छे साहित्य के स्तर भी निर्धारण और सृजन करने में पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। साहित्य संस्कृति का एक व्यक्त रूप है। व्यक्त कहने का मतलब क्या है कि एक प्रत्यक्ष रूप है। क्या कि उसके दूसरे रूप गान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला आदि में इत्यादि में देखे जाते हैं। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है, अर्थात वह स्पष्ट करने की कोशिश किया कि हमारी जो संस्कृति है वह कैसे आगे बढ़ सकती है। इन सब विषयों पर हमको यह प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर विचार करना है क्या कि जो इस भवन में शाहजहां ने उनके निर्माण के पश्चात खुदवा दी थी, कहा कि उसने गर्व के साथ खुदवा दिया था।
का गर फिरदौस बर रुए जमीनस्त अमीयस्तो अमीयस्तो अमीयस्तो। कहा कि गर फिरदौस, कहा यदि कहीं पर है फिरदौस स्वर्ग, कहा कि यदि कहीं पर स्वर्ग है तो जमीयस्त, तो कहा इसी पृथ्वी पर, कहा कि यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो कहा कि यही है, यही है। अमीयस्तो अमीयस्तो अमीयस्तो, अर्थात जो हमारे विकास, जो हमारे स्वर्ग का माध्यम है, कहा वह पृथ्वी पर ही विराजमान है। यह स्वप्न तभी सत्य होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग तो तभी स्थापित होगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श सारे भूमंडल में मानव जीवन का मुख्य आधार है और प्रधान प्रेरक शक्ति हो गया होगा। यानी ये लाइन बेटा फिर से समझें। कहा कि गर फिरदौस बर रुए जमीनस्त अमीयस्तो अमीयस्तो अमीयस्त। कहा कि यदि ये जो पृथ्वी है और मेरा जो जीवन है, कहा कि स्वर्ग यहीं पर है तो यहाँ ही है, यहाँ ही है, ऐसी बात को उन्होंने कहा। वह कैसे? कहा कि यह स्वप्न तभी सत्य होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग तो तभी स्थापित होगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श सारे पृथ्वी मंडल पर मानव जाति का मुख्य का आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति हो गया है। ऐसी विशिष्टताएं हैं, ऐसा वह वर्णन करना चाहते हैं, ऐसी बातों को व्याख्यायित करना चाहते हैं लेखक कि संपूर्ण भूमंडल पे मानव जीवन का मुख्य आधार है, प्रधान प्रेरक शक्ति हो गया होगा। अर्थात वह ऐसी शक्तियों को अपने अंतःकरण में अपनी भारतीय संस्कृति के माध्यम से धारण कर रखा है कि जिससे वह संसार, समाज सभी का विकास कर सकता है, सभी को सही मार्ग पर ले जा सकता है। ऐसा वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। ठीक है बेटा, तो आज आपका यह भारतीय संस्कृति का दूसरा भाग यानी संपूर्ण पाठ कंप्लीट हो गया। इसके बाद बेटा आपको पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ के प्रश्न उत्तर को देखना है। जहाँ भी कोई दिक्कत लगती है उसे हमें आप जरूर पूछें। ठीक है बेटा, धन्यवाद।